शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल आज जोधपुर पे रहेंगे मुख्यमंत्री। शाम को 5:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शाम 6 बजे जाएंगे उम्मेद भवन पैलेस, और उम्मेद भवन पैलेस में स्थानीय कार्यक्रम है, वहां पर वो भाग लेने वाले हैं। 7:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर जयपुर के लिए रवाना होंगे, यानी प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जरा ये जान लीजिए। आज मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, और जोधपुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर जा रहे हैं। और शाम को बताया जा रहा है कि 5:45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 6 बजे उम्मेद भवन पैलेस में स्थानीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, और 7:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री का जोधपुर का दौरा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। उम्मेद भवन पैलेस में वो जाएंगे, जहां पर एक स्थानीय कार्यक्रम है। और यहाँ पर ममता, अगर स्थानीय कार्यक्रम है तो उम्मेद भवन पैलेस में कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी, और शिवराज सिंह चौहान के बेटे की भी शादी है, तो शायद वो वहां पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। बिल्कुल। और शाम 5:45 पर बताया जा रहा है कि जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शाम 6 बजे जाएंगे उम्मेद भवन पैलेस, और वहां पर एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही होगी शुरू। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा से जुड़ी हुई है। आज विधानसभा की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये भी जान लीजिए। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब आज भी होने हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, तू मैं हो गई, और स्थिति ये तक हो गई कि कई बार मार्शल्स को बुलाना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष को टोका टाकी करनी पड़ी, और विभागों के अलग अलग अनुदानों मांगों पर चर्चा हो रही है। और आज भी खबर यह है कि कई विभागों से संबंधित सवाल और जवाब होंगे, जिसमें विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। महत्वपूर्ण होगा देखना आज विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाते हैं। बिल्कुल, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अनुदान की मांगों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान के मांगने की पारित जो है वो रहने वाला है। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रहेंगे, जिसमें विधायक राम स्वरूप लांबा ध्यान आकर्षित करेंगे। नसीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़ लीडी लावाना में अवैध खनन के वाहनों के संचालन के संबंध में उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। सदन में आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई, और मुख्यमंत्री से जुड़े साथ ही अन्य विभागों से जुड़े सवाल जवाब रहने वाले हैं। नवंबर तक हो सकते हैं शहरी निकाय चुनाव। सदन में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का जवाब। वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए, और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी रखी राय कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार चुनाव होने से जो आचार संहिता लगती है, और आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास की गति बाधित होती है, वो गति बाधित नहीं। विधानसभा में बिजली पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। इन सब के बीच वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत निकाय चुनाव की संभावित तारीख को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कब होंगे, जिस पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि 2025 के नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को
बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। इस पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास के कार्य बाधित होते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होने से सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। इससे बार बार विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लें। महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर गौरतलब है कि राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी जारी है। वार्ड सीमांकन और वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा होते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। सरकार की योजना है कि 2025 के नवंबर तक सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज का एक्शन देखने को मिला है। बिजली विभाग का इंजीनियर और सुपरवाइजर ट्रैप कर लिया गया। एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ऋषिकेश दलाल कैलाश को गिरफ्तार किया गया है। परिवादी की वीसीआर नहीं भरने की एवज में घूस मांगी गई थी। कंवरजी की खेजड़ी निवासी कालूराम ने शिकायत दी थी और उसी शिकायत के आधार पर ये बड़ा एक्शन एसीबी का घूसखोरों के खिलाफ देखने को मिला है। बिजली विभाग के इंजीनियर बताया जा रहा है, सुपरवाइजर को ट्रैप किया गया है। 5000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। 3 मार्च 2025 को परिवादी है कालूराम, कंवर जी की खेड़ी निवासी है, जो हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश मीणा करके हैं, जो इंजीनियर सुपरवाइजर हैं, अभी उनकी पोस्टिंग एएन बापिनी ऑफिस में है। वो उनसे वीसीआर नहीं भरने की एवज में 5000 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर हमने टीम भेजकर मांग सत्यापन करवाया। उसके बाद आज दिनांक 5/3/2025 को हमने ऋषिकेश मीणा को 5000 रुपये परिवादी से लेते हुए, साथ ही उसके दलाल सह आरोपी श्री कैलाश प्रजापत, जो कि उसी मकान में कैलाश प्रजापत के मकान में ये इंजीनियर सुपरवाइजर रहते थे ऋषिकेश मीणा, तो इनको रिश्वत राशि 5000 रुपये परिवादी कालूराम से प्राप्त होते करते हुए रंगे हाथों हमने ट्रैप किया है। आगे अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी एक खबर है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमन मंसूर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अमन से ब्लैकमेल कांड को लेकर पूछताछ हो रही है। पुलिस ने अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए, 3 नाबालिगों को पकड़ा। मामले में एसआईटी से लगातार जांच होगी। एएसपी नेमीचंद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में ब्यावर एएसपी भूपेंद्र सिंह शर्मा, उपाधीक्षक सज्जन सिंह, सीआई विद्या मीणा, करण सिंह और एएसआई पारुल यादव इसमें शामिल हैं। एसआईटी पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करेगी, लेकिन इस बीच एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, यही इंतजार किया जाता, यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार जो बचे हुए आरोपी उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? एक और आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई और कहां से हुई?
जी बिल्कुल, विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में एक और आरोपी है अमन मंसूरी। ये क्षेत्र का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है जो बलात्कारी हैं जिनको पहले गिरफ्तार किया है उनका सहयोगी बताया जा रहा है। तो अमन को जो है बीती रात कल जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इससे जो है पूछताछ की जा रही है ब्लैकमेल कांड से जुड़े हुए इसमें क्या जो है साक्ष्य हैं, तथ्य हैं और ये किसके साथ मिला हुआ था। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है, लेकिन इसी बीच जो है एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है नेमीचंद जी जो उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है, जिसमें ब्यावर के ही जो है एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा जो जांच कर रहे हैं, मसूदा के सज्जन सिंह, सीआई विद्या मीणा और करण सिंह खंगात्रोत के साथ ही एसआई है पारुल यादव, इन सभी को एसआईटी में शामिल किया गया है जिससे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर है विस्तृत जांच की जा सके। अब तक इस प्रकरण में जो है 14 जो है आरोपियों को पकड़ा गया है, उसमें 3 नाबालिग निरुद्ध है और उन्हें भी जो है बाल न्यायालय से, क्योंकि उनकी उम्र जो है 16 से ऊपर है, तो उनमें से 2 या हो सकते हैं तीनों को जो है पॉक्सो एक्ट में है लाया जा सकता है। तो इसका भी जो है ट्रायल वहां से जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी है यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार भी संवेदनशील है, साथ ही अलग अलग आयोग जो हैं वो भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भी कल वहां पहुंचे थे और पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया और कहा कि इसमें जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उसे बख्शा नहीं जा सकता और इसी को लेकर जो है जांच को आगे तेजी से बढ़ाया जाए। तो पूरे प्रकरण को लेकर सरकार और प्रशासन भी संवेदनशील है। जो भी व्यक्ति सम्मिलित नजर आता है उसे लेकर जो है जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आक्रोश भी जो है वो प्रदेश भर में देखा जा रहा है। तो एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद एक और आपका आरोपी- अशोक तमाम जानकारी देने के लिए।